विज्ञान में हम एक कदम और बढ़ते हैं। साइंस में हमने वर्क एंड एनर्जी का चैप्टर फिनिश कर दिया। देखिए, मोशन, लॉज ऑफ मोशन, फोर्स, वर्क, एनर्जी, इन चैप्टर्स को करते हुए कुछ पर्सनालिटीज़, कुछ साइंटिस्ट, कुछ इन्वेंटर्स, इनके जिक्र आए थे बॉक्सेस में। हमने जहाँ जहाँ इनका यूज़ था वो तो हमने करा दिया। हमने इनके बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी आपको। उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड लेक्चर रखने की आपसे कमिटमेंट की थी। अब हम वो करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर आपको गैलीलियो गैलीली के विषय में कुछ बातें बताएंगे। ये बुक्स और ये सारी जानकारियाँ काम आएंगी एग्ज़ाम में। इस पर क्वेश्चन आते हैं कि ये बुक्स किसके द्वारा दी गई हैं, ओके, या ये सिद्धांत किसके द्वारा आया। वहाँ पर हमें सारे नाम एक साथ सुने से लगते हैं तो हम फिर कंफ्यूज होते हैं। सो गैलीलियो गैलीली 1564 टू 1642 इनका जीवन रहा, ये जीवन काल था। इनका जन्म 15 फरवरी 1564 को इटली के पीसा में हुआ, और वो पीसा ही है जहाँ पर वो लीनिंग टावर है। और ऐसा कहा जाता है, एक कहानी ये भी है कि पीसा के उसी टावर से ये एक साथ ही कई अलग अलग तरह की चीज़ें गिरा करके दुनिया को ये दिखाते थे कि देखिए सभी चीज़ें लगभग एक समय पर ही पृथ्वी पर पहुँचें। अगर नीचे से ऊपर की ओर लगने वाली हवा ना हो, अगर वो ड्रिफ्ट ना हो, तो फिर वो एक साथ ही नीचे पहुँचेंगी। 1586 में इन्होंने अपनी पहली साइंटिफिक बुक लिखी जिसका नाम था द लिटिल बैलेंसा। द लिटिल बैलेंसा यानी कि ला बैलेंसेटा। ला बैलेंसेटा ये इनकी पहली साइंटिफिक बुक थी। तो आपको अगर कभी आता है कि ला बैलेंसेटा, द लिटिल बैलेंसा किन की बुक थी, ये गैलीलियो गैलीली की थी। देखिए, इटली पलक बेटा महत्वपूर्ण जगह रही है। बाय, थोड़ा कफ हो रखा है। इटली के फ्लोरेंस से ही रेनेसेंस का दौर शुरू हुआ था, और ये रेनेसेंस के समय के विचारक हैं, वैज्ञानिक हैं। तो इसलिए इटली एक महत्वपूर्ण जगह है, इसलिए आप इन्हें भी इटली से ही देखते हैं। तो द लिटिल बैलेंसा यानी कि ला बैलेंसेटा में इन्होंने क्या बताया, जो आर्किमिडीज का सिद्धांत था रिलेटिव डेंसिटी को लेके, सब्सटेंसेस की रिलेटिव डेंसिटी को, उससे जुड़ी हुई सभी फाइंडिंग्स इन्होंने इस किताब में एक्सप्लेन की थी। सो ही डिस्क्राइब्ड आर्किमिडीज मेथड ऑफ फाइंडिंग द रिलेटिव डेंसिटीज ऑफ सब्सटेंसेस यूजिंग अ बैलेंस। यूजिंग अ बैलेंस, आई बात समझ में? तो लिटिल बैलेंसा किताब का नाम इसलिए ये है कि बैलेंस का प्रयोग करके रिलेटिव डेंसिटी के जो आर्किमिडीज के फाइंडिंग्स थी, जो सिद्धांत थे, उनको रेखांकित किया गया, यानी कि उनको समझाया गया। क्लियर? बुक किसकी? बुक का नाम, बुक का पर्पस क्लियर हो गया भाई? इतना ही बहुत होता है। 1589 में एक ऐसे की सीरीज़ इन्होंने लॉन्च की जिसका नाम था डे मोटू। डी मोटू, ओके। और इसमें क्या बताया, थ्योरीज अबाउट फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स यूजिंग एन इंक्लाइंड प्लेन टू स्लो डाउन द रेट ऑफ डिसेंट। मैंने आपको ये सिद्धांत सिखाया था मेरे बच्चों कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ से अगर मैं कोई बॉल गिराता था और ये सीधे प्लेन पर चलती, तो मैंने बनाया था कि इनफाइनाइट पीरियड तक चलती चली जाएगी। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स और एक्ट नहीं कर रही और ये बैलेंस्ड हो रखी है बॉल, तो अब ये इनफाइनाइट टाइम तक चलती रहेगी। या फिर ये जिस हाइट से छोड़ी गई है, अगर इसके सामने यहाँ पर एक और इंक्लाइंड प्लेन है, तो इस हाइट पर जाकर के ये रुकेगी। जिस हाइट से छोड़ी उसी हाइट पर जाकर के रुकेगी। तो ये इंक्लाइंड प्लेन एक तरह से इस फॉलिंग ऑब्जेक्ट की जो रेट ऑफ टू स्लो डाउन द रेट ऑफ डिसेंट, यानी कि ये जो चीज़ नीचे की ओर आ रही है उसको स्लो डाउन कर रहा है ना, ये इंक्लाइंड प्लेन ये ऊपर की ओर जा रहा है ना, जो उसका रेट ऑफ डिसेंट है, अगर वो इस तरह से चलता रहेगा तो फिर वो किसी भी तरह से स्लो डाउन नहीं होगा। तो इन इंक्लाइंड प्लेन्स के साथ जो वैज्ञानिक उन्होंने नए नए सिद्धांत दिए, ये गैलीली के ही थे। हमने जो उस दिन पढ़ा वो गैलीलियो गैलीली के ही थे। चैप्टर में भी रनिंग कंटेंट के तहत ये गैलीली के कॉन्टेक्स्ट में ही समझाए गए थे। तो जब फोर्सेस बैलेंस हो जाती हैं और कोई चीज़ जिस कॉन्टेक्स्ट में एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि वो रेस्ट में है या वो मोशन में है, तो वो मोशन में है तो वो मोशन ही कंटिन्यू करती चली जा रही है। इंक्लाइंड प्लेन के कंसेप्ट के वाया समझाने का काम गैलीलियो गैलीली ने किया था, ओके। और ये किस सीरीज़ ऑफ ऐसे में उन्होंने समझाने का काम किया, दैट इज़ डी मोटू, ओके। इसके अलावा
formulated the correct law for uniformly accelerated objects that the distance the object moves is proportional to the square of the time taken. हमने ये किया हुआ है ना, स्केयर ऑफ द टाइम टेकन, जो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस मूव करता है वो स्केयर ऑफ द टाइम टेकन है. इसके इन्वर्स स्केयर रूल मैंने आपको बताया है ना, हमने अच्छे से डिस्कस किया है ना इसके बारे में चैप्टर में. तो इसके विषय में सही मायने में सिद्धांत किसने स्थापित किया? गैलीली ने. बाद में न्यूटन ने इस चीज़ को यूटिलाइजेशन किया और कंप्लीट बड़ा फार्मूला आपके सामने रखा. ओके, सो he correctly formulated the correct law for uniformly accelerated objects that the distance the object moves is proportional to the square of the time taken. He developed a series of telescopes. इसने कई तरह के टेलीस्कोप्स बनाए और आगे उन टेलीस्कोप्स की मदद से क्या किया है वो यहाँ पर समझाया जाएगा. 1640 में he designed first pendulum clock. तो पहली पेंडुलम क्लॉक किन्होंने बनाई? गैलीलियो गैलीली ने. टेलीस्कोप्स इस तरह के डेवलप किए थे कि जिनकी प्रिसीजन इवन आज के टेलीस्कोप्स भी बामुश्किल मैच कर पाते हैं. उस समय में गैलीली ने उस तरह की प्रिसीजन के टेलीस्कोप्स बनाए थे. आई बात समझ में? पहला पेंडुलम क्लॉक इनके द्वारा तैयार किया गया और इसी की मदद से हम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन काउंट करने पाए और इसी की मदद से फिर हमने घड़ियाँ बना दी. ठीक है, तो आज की डेट में आपके पास क्लॉक है और उस क्लॉक में सेकंड की जो सुई है वो टिक करती है. उसका जो ये टिक है ये महत्वपूर्ण है. एक एक सेकंड पे वो टिक करती है ना, ये उसका टाइम पीरियड है. टाइम पीरियड के कंसेप्ट तक आना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आपके सामने ये जो पेंडुलम है ये उसकी मीन पोजीशन है और ये पेंडुलम का ये जो बॉब है ये अगर मैं इस डायरेक्शन में लेके जाता हूँ यहाँ पर तो ये अपनी मीन पोजीशन से आप नोटिस करेंगे यहाँ गया तो पहले तो ये इस ओर गया, फिर ये यहाँ से यहाँ आएगा यानी कि यहाँ आएगा और फिर यहाँ से ये वापस यहाँ आएगा. तो यहाँ जाना फिर यहाँ और वापस यहाँ, ये इसका एक वन ऑसिलेशन है. दिस इज़ द वन ऑसिलेशन एक्चुअली. एंड ये एक ऑसिलेशन जिस समय में किया गया है वो टाइम पीरियड हुआ ऑसिलेशन का. वो टाइम पीरियड हुआ ऑसिलेशन का, इसे पेंडुलम का टाइम पीरियड कहते हैं. ये बहुत महत्वपूर्ण था. हम ऑसिलेशन का पता लगा पाए तो उसके माध्यम से हम फ्रीक्वेंसी पता लगा पाए. एक यूनिट टाइम में कितनी ऑसिलेशंस हो रही हैं ये फ्रीक्वेंसी है. हम फ्रीक्वेंसी का पता लगा पाए इस ऑसिलेशंस के माध्यम से और हम टाइम पीरियड भी पता लगा पाए. आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के इसके ही माध्यम से फर्दर घड़ियां बन पाई. तो पेंडुलम का इस्तेमाल करने का काम गैलीलियो गैलीली ने किया. तो फर्स्ट पेंडुलम क्लॉक उन्होंने डेवलप की. ओके, ये बात याद रखना. इनकी एक किताब थी मैसेंजर, दैट इज़ द बुक मैसेंजर, जिसमें ये क्लेम करते हैं कि चंद्रमा पर पर्वत हैं. यानी कि उस समय में इनकी जो बुक थी मैसेंजर, अपने टेलीस्कोप्स की मदद से इन्होंने उस समय में, देखिए 1642 में तो इनका देहांत भी हो गया, तो 17th सेंचुरी में ही 1642 से पहले ही ये बता चुके हैं कि जो चंद्रमा है उस पर पर्वत है, जो मून है उस पर माउंटेन है, अपनी टेलीस्कोप की मदद से. आई बात समझ में? द मिल्की वे, इन्होंने उसी टेलीस्कोप की मदद से मिल्की वे देखा जिसमें इन्होंने बताया कि छोटे छोटे स्टार्स उसमें बिखरे हुए हैं. तो मिल्की वे का जिक्र भी इन्होंने कर दिया. और 4 स्मॉल बॉडीज़ जो जुपिटर के अराउंड घूम रही हैं, यानी इन्होंने प्लैनेट्स के अराउंड घूम रहे उनके सैटेलाइट्स भी देखे. इन्होंने मिल्की वे भी ऑब्जर्व किया यानी कि गैलेक्सी. और इनके द्वारा मून पर जो शेडोज़ क्रिएट होती हैं क्रेटर्स की वजह से या किसी भी वजह से होती हैं, मून पे शेडोज़ हैं, उसके लिए एक तर्क भी दिया गया कि वहाँ पर पर्वत हैं. ओके, ये सब टेलीस्कोप की मदद से हुआ. इनकी किताब डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज एंड, ये क्या लिख दिया मैंने? लेटर्स. डिस्कोर्स ऑन फ्लोटिंग बॉडीज एंड लेटर्स ऑन द सनस्पॉट्स. द वर्ड इज सनस्पॉट्स.
डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है सन स्पॉट्स के बारे में कि सन स्पॉट्स एक्चुअली में क्या है। उसी ज़माने में गैलीली डिस्कस कर रहे हैं इस विषय पे। लेटर्स ऑन द सन स्पॉट और डिस्कोर्स ऑन द फ्लोटिंग बॉडीज़, ये जो किताबें हैं, इसमें गैलीली ने सन स्पॉट्स की ऑब्जर्वेशन की। यानी कि गैलीलियो गैलीली ने उन दौर में ही जो सन स्पॉट्स आज भी रहस्य का कारण बने हुए हैं, क्योंकि सूर्य देखिए बहुत गर्म है और बहुत दूर है, उसके नज़दीक जा पाना लगभग असंभव है। ऐसे में आज आपके एक्सपीडिशंस हैं जो वहाँ तक उसके आसपास पहुँच रही हैं, लेकिन उस ज़माने में अपनी टेलीस्कोप्स की मदद से सन स्पॉट्स जैसी चीज़ों पर बात करना ये बड़ी बात थी, ये बड़ा विज्ञान था। तो उन्होंने अपनी इन किताबों में सन स्पॉट्स पर ऑब्जर्वेशंस दी हैं। ओके, यूजिंग हिज टेलीस्कोप सैटर्न और वीनस के विषय में अपने टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके गैलीलियो गैलीली ने यह बताया था कि ऑल प्लैनेट्स मस्ट ऑर्बिट द सन एंड नॉट द अर्थ। उस समय में ये कंसेप्ट एग्जिस्ट करता था कि जो प्लैनेट्स हैं ये अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, लेकिन गैलीली ने अपने टेलीस्कोप की मदद से वीनस और सैटर्न की गति को, उसके घूमने को महसूस करके ये समझा दिया कि ये प्लैनेट्स सन के अराउंड रिवॉल्व करते, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व नहीं करते। इस चीज़ को कोपरनिकस ने बताया था। कोपरनिकस के द्वारा हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी गई, जियोसेंट्रिक थ्योरी को उसने नकार दिया। हेलियो माने सन, लेकिन टेलीस्कोप के बाद में उसे पुख्ता करने का काम किया गैलीली ने। कोपरनिकस के बाद टेलीस्कोप की मदद से उसे पुख्ता किया गैलीली ने, जो उसने शनि ग्रह पर वीनस और सैटर्न पर स्टडी की। उसने प्रूव कर दिया कि ये सभी ग्रह मिलकर के सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं, पृथ्वी के इर्द गिर्द नहीं घूमते। ये बातें समझ में आई। किताबों का नाम लगभग पेंडुलम क्लॉक देने में उनका योगदान है। सनस्पॉट्स का जिक्र उन्होंने अपनी किताबों में किया है। अर्थ के अराउंड प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, इस चीज़ का उन्होंने जिक्र किया है। आर्किमिडीज के सिद्धांतों के बारे में उन्होंने अपनी किताबों में मेंशन किया है। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में उन्होंने अपनी किताबों में जिक्र किया है। ये सारे सिद्धांत उन्होंने बताए हैं। ओके, अब हम कुछ चीज़ें दूसरे वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ते हैं। हम जोहानस केपलर के बारे में पढ़ेंगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में इन्होंने काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया है, ख़ास तौर पर प्लैनेटरी मोशंस को लेकर के। प्लैनेटरी मोशंस के विषय में इन्होंने काफ़ी कुछ बताया। सरल भाषा में अगर हम समझें जयदीप, तो प्लैनेटरी मोशन एक्चुअली में क्या होता है। आप अक्सर ये लाइन सुनते आए हैं ना कि अर्थ 365 डेज़ में सन के अराउंड एक चक्र लगा लेती है। यहाँ से ये कंक्लूड हुआ कि अर्थ मूव करती है, तो यहाँ से ये कंक्लूड हुआ कि अर्थ का एक मोशन है। अब अर्थ अपने आप में एक प्लैनेट भी तो है, तो दैट इज़ द प्लैनेटरी मोशन। ओके, इट इज़ अ प्लैनेटरी मोशन। मरकुरी, वीनस, अर्थ सभी मोशन कर रहे हैं। तो इस प्लैनेटरी मोशन के ऊपर केपलर ने कुछ कहा है। केपलर के 3 लॉज हैं यहाँ पर, मैंने आपके सामने बोर्ड पर लिखे हैं। अब हम उनको 1 बाय 1 अंडरस्टैंड कर लेंगे। हालांकि हमारे यूनिवर्स के लेक्चर्स में, फिजिकल ज्योग्राफी कॉन्टेक्स्ट में, ये सिद्धांत मैंने डिटेल में कवर कराए हुए हैं, बट अब आपकी साइंस की बुक में इसका जिक्र आया तो हमें ये करना होगा। अंडरस्टैंड करते हैं। पहला लॉ कहता है केपलर का, पहले मैं लिखा भी है, केपलर लॉज विच गवर्न द मोशन ऑफ प्लैनेट, दैट इज द प्लैनेटरी मोशंस। तो पहला लॉ कहता है द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। तो पहली चीज़ जो हमें समझ आई कि जो प्लैनेट का ऑर्बिट है वो एलिप्स है। सबसे पहला तो ऑर्बिट और एक्सिस, ये 2 चीज़ों में फ़र्क होता है। एक्सिस वो एक्सेल है जिस पर आप रोटेट कर रहे हैं, तो अर्थ का जो एक्सिस है वो तो 23.5 डिग्री इंक्लाइंड है, दैट इज़ एक्सिस, वो डंडा जिस पर वो रोटेट करती है। ओके, और ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट पे, जिस पाथ पे को फॉलो करते हुए वो रिवॉल्व कर रही है, वो उसका क्या होगा, ऑर्बिट। तो वो ये कह रहा है कि जो ऑर्बिट है प्लैनेट का वो एलिप्स है। क्यों कहना पड़ा उसको, इससे बहुत सारी चीज़ों का अंतर पड़ जाएगा, बहुत सी चीज़ों का अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि फर्दर आप फिर बहुत सी चीज़ों को कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर हमें यही नहीं पता लगेगा कि उसकी शेप सर्कल है या एलिप्स है, तो फिर हमारी फर्दर कैलकुलेशंस गलत हो जाएगी। ओके, तो ये एलिप्स है। हम ऐसा मानते थे कि ये मान लीजिए सन है, तो हमारे दिमाग में ये भी हो सकता है कि
सर्कल है, और सर्कल प्रॉपर बना भी नहीं तो कोई बात नहीं, सर्कल है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक तरह का एलिप्स है। ओके, मतलब एलिप्स का मतलब कि चिपटा कर दो इधर से तो वो इधर को निकल जाएगा। ओके, जैसे हमारे अर्थ की शेप भी एलिप्सॉइडल सी है थोड़ी सी। ओके, अब क्या अंतर आ जाता है यहाँ से और वहाँ से? देखिए सर्कल के विषय में ये बात आपको बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाए कि ये सर्कल है, अपने दिमाग से निकालें और आप इसके साथ कई तरह के प्रयोग करने शुरू कर दें, तो आप प्रयोग करते करते इस निष्कर्ष तक, इस कंक्लूजन तक पहुंच जाएंगे कि इस सर्कल में एक ऐसा पॉइंट अचीव होता है हमें, जिस पॉइंट से इस सर्कल का ये जो सर्कमफ्रेंस है ना, ये सारा का सारा, इसकी घेरा, इसकी पेरिफेरी, जिस पॉइंट से हर पॉइंट तक का ये डिस्टेंस सेम आ रहा है। ओके, तो ये क्या है? रेडियस। तो सर्कल में जो रेडियस है हर पॉइंट पे सेम होता है। आप एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लेंगे और जिस भी किसी आकृति में ये वाला कंसेप्ट ट्रू हो रहा है, उसको आपने फिर एक नाम दे दिया सर्कल का। आपने नामकरण बाद में किया, पहले कोई गुण पता लगा ना उसका, कोई लक्षण पता लगा ना, तो आपने लक्षण पहले पता लगाया, गुण पता लगाया, फिर आपने उसको एक नाम दिया, और वो नाम क्या दिया? सर्कल। और ये जैसे ही हट जाएगा इस चीज़ से, फिर तो वो सर्कल नहीं रह पाएगा ना। रह पाएगा अनुरीत? फिर कोई और नाम दे देना। तो जैसे ही ऐसा नहीं है, कुछ और अलग अलग हो गया, हर पॉइंट पे सेम नहीं आ रहा, तो क्या हो गया आपके सामने? ये परिस्थिति आ गई आपके सामने। आपने देखा यार ये ऐसा नहीं है, आपने देखा कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस फर्क आ रहा है, फिर ऑब्वियसली ये सर्कल नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहला वाला सिद्धांत अब यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा। विज्ञान तो सिद्धांत से चलता है। तो अब इसके लिए पता लगाओ ये क्या शेप है। तो यहाँ पर हमने ये पता लगाया कि ये एक डिस्टेंस है और ये एक डिस्टेंस है। ओके, ये एक डिस्टेंस है और ये एक डिस्टेंस है। चलिए अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। सपोज कीजिए कि ये आपके सामने एक एलिप्स है और मैंने ये इसके सेंटर, मैंने कहा है, वैसे ये सेंटर नहीं है, मैं वैसे आपके सामने बात कर रहा हूँ, मैंने ये पॉइंट यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। इस पॉइंट से इस पेरिफेरी तक का एक मैक्सिमम डिस्टेंस और एक मिनिमम डिस्टेंस बताओ क्या होगा? बताओ, सिंपल। ये मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम होगा, और कोई हो ही नहीं सकता। ये क्या होगा बेटी? और ये गुड। तो हमने एक तरह से ये एक्सिस ही ड्रॉ किए है ना। आप जब वो किया करते थे, वेक्टर क्वांटिटी और बाकी चीज़ें निकालते थे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस तरह से आप ड्रॉ करते थे ना, जेड एक्सिस इधर को निकल जाता होता था, तो ये हमने एक्सिस ड्रॉ किए। तो इस एलिप्स की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो हम लॉजिकली ये माने सबसे छोटा डिस्टेंस ये वाला बनेगा, इससे थोड़ा भी इधर हो जाएगा तो डिस्टेंस सबसे छोटा नहीं रहेगा, और सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा बनेगा? ये वाला बनेगा। तो ये मेजर है, ये माइनर है ना। तो इसको मैं अगर पूरा कर दूं तो ये एक्सिस कौन सा एक्सिस हो गया? मेजर एक्सिस। और ये एक्सिस कौन सा एक्सिस हो गया? माइनर एक्सिस हो गया। आई बात समझ में? डन है। अगर मैं इसको मेजर एक्सिस कहता हूं तो इसको मैं सेमी मेजर एक्सिस कह सकता हूं। क्यों? अगर ये मेजर एक्सिस है, इसका एग्जैक्ट हाफ जो होगा वो ये होगा, फिर बाकी सारे तो उससे छोटे ही होंगे ना। तो फिर मेजर के बाद जो सेमी मेजर है वो तो सिर्फ यही हुआ ना। दिमाग लगा के देखो, अब अगर इस डंडी को उठा के थोड़ा भी इधर करता हूँ या थोड़ा भी इधर करता हूँ, ये अब छोटी छोटी होती जाएगी, है ना, बड़ी तो नहीं हो सकती ना। तो मेजर के बाद फिर जो सेमी मेजर है वो यही है ना, फिर एग्जैक्टली द हाफ ऑफ द मेजर। So it is the semi-major axis, or you can call the minor axis, and this one is the major axis. Done कहानी? Okay. तो ये जो ये जो सेमी मेजर को अब छोड़ो, ये जो माइनर एक्सिस है, तो इसका ये सेमी माइनर एक्सिस हो सकता है,
माइनर का ये सेमी माइनर है ना, इसके अलावा और सेमी माइनर बना के दिखाओ कहीं भी, नहीं हो पाएगा। तो सेमी माइनर माइनर का क्या होता है? एग्जैक्ट हाफ। जैसे सेमी मेजर मेजर का एग्जैक्ट हाफ है, सेमी माइनर माइनर का क्या है? एग्जैक्ट हाफ। तो सबसे पहला सिद्धांत एलिप्स में यही है कि आपको मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बनाना है। क्या बनाना है? मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। इस मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस बनाने से ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अचीव हुआ। हम कहाँ पर अचीव हुए हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अचीव हुए हैं। एक हमें माइनर साइड, एक हमें मिनिमम डिस्टेंस वाली लाइन पता चल गई, एक हमें मेजर डिस्टेंस वाली लाइन पता चल गई। ओके, अब हम इसके इस ओर राइट साइड की तरफ आते हैं। ओके, अब हम क्या यहाँ पर कोई भी एक ऐसा पॉइंट तलाश कर सकते हैं जहाँ पर मेन माइनर और मेजर एक्सिस की साइड्स सारी इक्वल आएंगी? क्या कोई भी एक ऐसा पॉइंट तलाश कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ करूँ, यहाँ करूँ, यहाँ 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 यहाँ, आप कहेंगे यहाँ करिए सर, यहाँ पर मैं ट्राई करूँगा। ओके, क्योंकि फिगर उस तरह की बनी है, ये बराबर आएंगी सारी, सारी क्या आएंगी? बराबर। ठीक इसी तरह से आप यहाँ पर भी बनाएंगे, ये सारी बराबर आएंगी। आई बात समझ में? तो अब यहाँ पर क्या होता था सर्कल में, इसको आपने सेंटर बोला, सांस से सारा डिस्टेंस बराबर आ रहा था। तो अब यहाँ पर ये एक सेंटर बना, यहाँ पर ये एक सेंटर बना। आई बात समझ में? अब इस सेंटर को, सर्कल वाले को हम फोकस कह सकते थे। इन्हें भी हम फोकस कह सकते हैं, बट अब दो है ना, एक से ज्यादा है ना, तो फिर हम इन्हें क्या कहेंगे? फोकस का प्लूरल वर्जन क्या होगा? फोकाई। प्लूरल वर्जन क्या होगा? फोकाई। तो एलिप्स शेप जो होती है ये नॉर्थ साउथ से टेपर और साइड से बल्ज कर जाती है। पहली बात तो ये सर्कल शेप नहीं होती। और एलिप्स की खासियत क्या है? सर्कल में एक सेंटर, एक फोकस होता है, एलिप्स में दो फोकस होते हैं। क्या होते हैं? दो फोकस होते हैं, इसलिए हम उसे फोकाई कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? अब हालांकि दो फोकस होते हैं, हालांकि जब मेरे वो लेक्चरों में आप जाएंगे तो हम ऐसे भी लेंगे कि F1 F2, हम सेंटर में एक F भी लेंगे। वो मैंने मेजर और माइनर एक्सिस का इंटरसेक्शन वहाँ निकाला था ना, तो वहाँ पर ये भी होती है चीज़। बट आप इन दोनों को ध्यान में रख के चलो। इतनी बात क्लियर हुई? अब इस हिसाब से हम देखें तो हम लॉ की तरफ आ जाएं। लॉ क्या कहता है? द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, यहां पर मैं सन प्लेस कर दूं, ये छोटी सी बना रहा हूं पृथ्वी, क्यों? वैसे ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये तो कोई मतलब ही नहीं है, मुकाबला ही नहीं पृथ्वी का तो सन, लेकिन फिर भी आपको दिखे इसलिए बनाई है मैंने इतनी को। समझ आई? ज़्यादा वैज्ञानिक होने के चक्कर में फिर चीज़ विज्ञान ही नहीं समझा पाएंगे, उसका कोई फायदा नहीं। अब देखा जाए तो ये जो अर्थ है, यानी कि प्लेनेट का ऑर्बिट जो है, ये एलिप्स है विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। सन एक फोकाई पे है, सन को एक फोकाई पे लेते हुए अर्थ एक प्लेनेट के रूप में एलिप्स पैटर्न फॉलो करते हुए ऑर्बिट बना रही है। तो प्लैनेटरी मोशन के सिद्धांत में, मोशन के मामले में ये पहला सिद्धांत कि पृथ्वी जो सूर्य के इर्द मोशन कर रही है, उसका जो ऑर्बिट है वो एलिप्स है। वो एलिप्स है, इसका मतलब सन एक फोकाई पे है। ओके, सन एक फोकाई पे है। क्लियर हो गया? तो पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगा रही है, लेकिन चक्कर सर्कुलर मैनर में नहीं, एलिप्स मैनर में लग रहा है, इसलिए फिर सन फोकस नहीं फोकाई पे है। ओके, क्योंकि एलिप्स के दो फोकस होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ये क्यों बताना पड़ा? क्योंकि आपको ये पता होना जरूरी है एक समय में जाकर के। अब इस दूसरे वाले को मिटा दूं ताकि कोई हिंड्रेंस ना आए। आपको ये पता होना चाहिए एक समय में जाकर के कि पृथ्वी या सभी प्लैनेट
जब सूर्य को अप्रोच करते हैं, सन को अप्रोच करते हैं, फास्ट मूव करते हैं, और जब सन से दूर जाते हैं तो स्लो मूव करते हैं। अब सर्कल होता तो ये तो हो ही नहीं पाता, एलिप्स है इसलिए ये होगा। आई बात समझ में? एलिप्स है इसलिए ये होगा। ओके, चलिए पहले हम दूसरे वाले पे आते हैं। द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट यानी कि अर्थ एंड द सन स्वीप इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब हमें यहाँ पर इस लाइन पे फोकस करना ऑलवेज, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर इंटरवल ऑफ टाइम सेम है तो जो एरिया कवर होगा सेम होगा। ठीक है,